देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचायती राज मंत्रालय 17 से 21 अप्रैल तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मनाएगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन करेंगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं पंचायती राज मंत्रालय 8 से 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है और इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की इस अवसर पर उपस्थिति रहेगी। और बता दें आपको कि पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के लिए पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव विषय पर विषयगत सम्मेलन की एक श्रृंखला की परिकल्पना की है, ताकि इस स्मारकीय अवसर को सही भावना और AKAM के अनुरूप मनाया जा सके। आपको बता दें कि 2.0 संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण अपनाने के साथ साथ हर भारतीय के जीवन को छूने के लिए AKAM 2.0 की पहुंच बढ़ाने के निर्देश। सम्मेलन में उच्च प्रदर्शन करने वाले पंचायती राज संस्थानों PRI के प्रतिनिधि न केवल अपने प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करेंगे, बल्कि अन्य हितधारकों की उपस्थिति में उनकी उपलब्धियों पर विचार विमर्श और चर्चा भी करेंगे, जो दूसरे के अनुसरण के लिए उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 5 दिवसीय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह सोमवार को नई दिल्ली में पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह के आयोजन के साथ शुरू होगा। भारत के राष्ट्रपति ने 17 अप्रैल 2023 को पंचायतों के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह का उद्घाटन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। और चलिए खबरों में अब रुख करेंगे कर्नाटक का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे राहुल गांधी बीदर के भाल्की में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं दोपहर 1 बजे हुमनाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने रविवार को विश्वास जताया है कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने 150 से ज्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की पार्टी नेताओं से अपील की है। साथ ही पार्टी के प्रदेश इकाई को बीजेपी से सावधान रहने के लिए कहा है। बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए अभी तक 209 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी को अभी 15 और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करनी है। दरअसल 2019 के मानहानि के मामले में लोकसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी की कर्नाटक का आज दूसरा दिन है। खबरों में रुक करते हैं दिल्ली का। और साल में 2 बार होने वाले भारतीय सेना के कमांडर्स का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू होगा। सम्मेलन में वर्तमान और भविष्य के सुरक्षा संबंधी पक्षों पर और भारतीय सेना की कार्य योजना पर मंथन होगा। इस साल का पहला सम्मेलन 21 अप्रैल तक होगा। बता दें कि पहले दिन सेना के कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल तौर पर बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके बाद विचार विमर्श की आवश्यकता वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली आएंगे। सैन्य कमांडर्स का ये फोरम परिवर्तन के वर्ष 2023 में हिस्से के रूप में तैयार किया गया है। इस सम्मेलन में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं और सेना के शीर्ष नेतृत्व को सैन्य मामलों और सुरक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलता है। वहीं बैठक में उभरते सुरक्षा परिदृश्य पर भी मंथन होगा और भारतीय सेना की परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात की बात करेंगे, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सौराष्ट्र तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु और सौराष्ट्र के सांस्कृतिक जुड़ाव के चलते इस संगम का आयोजन 30 अप्रैल तक किया जा रहा है। इसमें हजारों लोगों के तमिलनाडु से आने की संभावना है। ये वही सब लोग हैं जो सैकड़ों साल पहले सौराष्ट्र से तमिलनाडु चले गए थे। उन्होंने मुगलों के आक्रमण के बाद सौराष्ट्र को छोड़कर तमिलनाडु का रुख किया था। हालांकि ये सभी गुजराती संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये सभी सौराष्ट्र और गुजरात मूल के लोग तमिलनाडु की तरक्की में अहम योगदान भी दे रहे हैं। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। अगली खबर भी दिल्ली से, जहां शराब घोटाले से हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में
सीएम अरविंद केजरीवाल को रविवार को पूछताछ की और इसी बीच आज दिल्ली सरकार ने विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। ये विशेष सत्र दिल्ली सरकार की तरफ से बुलाया गया है। आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई से समन मिलने के बाद ये विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि सीएम केजरीवाल को मिले समन के बाद अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। इससे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों में ही जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों ही पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था उसी दिन मैं जान गया था कि अगला नंबर मेरा होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात कर्नाटक की, और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक जगदीश शेट्टार ने राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले शेट्टार ने बीजेपी से टिकट कटने के बाद 15 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये दिग्गज नेता हुबली धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जगदीश शेट्टार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। टिकट कटने के बाद से ही लगातार बीजेपी हाईकमान के वो संपर्क में थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं बनने के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ने का मन बनाया। जगदीश शेट्टार के बीजेपी छोड़ने के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शनिवार को शेट्टार को फोन किया था, उन्हें मनाने की कोशिश की थी। बीजेपी आलाकमान लगातार उनसे बातचीत करके मामला हल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेट्टार ने पार्टी से बढ़कर खुद को अहमियत दी। अगली खबर बेंगलुरु से, जहां अमूल बनाम नंदिनी विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक नंदिनी स्टोर का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, कर्नाटक की शान नंदिनी इज द बेस्ट। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे के जरिए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने दोहराया कि वो केंद्र में बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार से डरते नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि मुझे संसद से हटाकर धमकाकर डरा देंगे, मैं इनसे नहीं डरता। मुझे अयोग्य घोषित कर दो, जेल में डाल दो, कुछ भी कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप हजारों करोड़ रुपए अडानी को दे सकते हैं तो हम गरीबों, महिलाओं, युवाओं को पैसा दे सकते हैं। अपने दिल भर के अडानी की मदद की, हम दिल भर करके कर्नाटक के लोगों की मदद करेंगे। अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर 2 दिन का वैश्विक सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का विषय है सशक्त कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए प्रगतिशील नीतिगत व्यवस्था। इस सम्मेलन का उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस के विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल के बारे में उद्योगों को जानकारी देना है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना भी है जहां नीतिगत परिवर्तन आवश्यक है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि भारत 2070 तक कार्बन मुक्त का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की करेंगे, और बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार आज बैठक करेगी। इस बैठक के बाद ही उसके रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बता दें कि बिहार राज्य कारा हस्तक 2012 के नियम में संशोधन के बाद अब पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन जेल से बाहर आ सकते हैं। इस नियम में संशोधन के बाद सरकारी अफसर की हत्या के दोषी की रिहाई के मामले में अब इसे एक साधारण हत्या माना जाएगा, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आनंद मोहन अब जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन कलेक्टर जी कृष्णैया की हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद से ही जेल में बंद है। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜನಾನುರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಎಂಪಿಗಳಾದ ವಿ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ, ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. तो बड़ी खबर आप तक बता दें, आपको बता दें कि जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि बीजेपी का साथ छोड़ दिया है शेट्टार ने, लेकिन कल ही बीजेपी का साथ छोड़ा और अब कांग्रेस में शामिल हो गए जगदीश शेट्टार, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें न्योता दिया था और लगातार दरअसल नाराजगी जो थी बीजेपी से सामने टिकट बंटवारे को लेकर के आ रही थी। और इस दौरान हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि शेट्टार को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिशें की गई। खुद अमित शाह ने भी फोन पर उनसे बातचीत की थी, लेकिन बीजेपी को कोई भी सफलता नहीं मिली। लिहाजा कल का साथ छोड़कर अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस में शामिल हो गए हैं जगदीश शेट्टार। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। निगम चुनाव के बीच पूरे प्रदेश की निगाहें शिमला पर टिकी हुई हैं। विपक्षी दल बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। नगर निगम चुनाव से पहले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया और सुलह विधानसभा क्षेत्र से विधायक और जाखू वार्ड से बीजेपी प्रभारी विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार पूरी तरह फेल रही है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियों का जो था उनको पूरा नहीं किया। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की गारंटी पूरा करने में छल किया जा रहा है। किसानों से गाय का गोबर खरीदने का वादा और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली की योजना धरातल पर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों का पुलिंदा जनता को थमाया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। रमन सिंह ने वन अधिकार पट्टा देने के मामले में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल के आंकड़े जारी किए हैं, तो दूसरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को झूठों के सरताज उन्होंने कहा। और पिछले कुछ दिनों से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। रमन सिंह ने बस्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार को घेरने में वो जुटे हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल और बीजेपी सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को कुशासन सरकार बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए वन अधिकार पट्टा जारी करने के आंकड़ों की तुलना की है। और अब खबर प्रयागराज से। अतीक अशरफ हत्याकांड में गोली मारने वाले तीनों शूटर्स को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए तीनों हमलावरों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि 16 अप्रैल को तीनों आरोपी पत्रकारों के रूप में मौके पर आए। मीडिया कर्मियों और पुलिस के सामने अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर पर गोली लगने की वजह से अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तीनों हमलावर लवलेश, अरुण और मोहित ने गोली मारने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। और अगली खबर प्रयागराज से। शनिवार रात को अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद रविवार को दोनों के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसे देखते हुए पूरे प्रयागराज में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई। प्रयागराज के जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी एक पत्र में बताया गया कि प्रयागराज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल, इंटरनेट और डाटा नेटवर्क सेवाओं पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। ये आदेश 16 अप्रैल को तक के लिए है और प्रयागराज में किसी भी तरह कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस जगह जगह गश्त कर रही है। अगली खबर राजस्थान से, जहां जयपुर के राजस्थान कॉलेज में हुए फेस्ट में सीएम गहलोत भी शामिल हुए। कॉलेज के सत्कार 2023 सालाना जलसे में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे सीएम गहलोत। इस कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने हाल ही में जो भाषण दिया है, उनके भाषण में चालाकी दिखती है और उसी के जवाब में मुझे ट्वीट भी करना पड़ा। गहलोत ने कहा कि मैं भी लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी की चालाकी समझता हूं। वो खुद कहते हैं कि गहलोत सीनियर सीएम है और यदि वो मुझे सीनियर मानते हैं तो वो मुझसे सलाह लें और ओपीएस को पूरे देश में लागू कर दें। अगली खबर देवभूमि उत्तराखंड से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 11:30 बजे शेर सिंह कार्की सरस्वती बिहार विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां 2 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रमों में सीएम हिस्सा लेंगे। वहीं इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में सीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर रखी है। पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक 18 अप्रैल को सचिवालय में होगी। बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राज्य शिक्षा से संबंधित विषयों पर फैसले लिए जा सकते हैं। इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। अगली खबर पंजाब से, जहां रविवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने हलवारा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की साइट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना सीएम मान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसी साल जुलाई तक हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होने की संभावना है। साइट विजिट के दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह के साथ रायकोट के विधायक हाकम सिंह ठेकेदार, उपायुक्त सुरभि मलिक, लुधियाना के एसएसपी नवनीत सिंह बैंस के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। हरभजन सिंह ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से लुधियाना में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का अनुरोध किया है। अगली खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां जन आक्रोश महाघेराव से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शांत राजस्थान को अराजक राजस्थान बनाने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। कानून व्यवस्था जिस तरह से गिरी है, जिस तरह से गुंडाराज कायम हुआ है, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं, राज्य की जनता के हितों को लेकर जिस तरह का कुठाराघात हुआ है। साथ ही शेखावत ने कहा कि जनता के हितों को लेकर बीजेपी जोधपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी और सरकार पर नाकामियों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेगी। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। सीबीआई के अधिकारियों ने रविवार को बता दी कि पुलिवेंतुला में कटप्पा सांसद अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस बस्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों की एक टीम 2 कारों में वाईएस बस्कर रेड्डी के घर गई और उनकी पत्नी वाईएस लक्ष्मी को गिरफ्तारी ज्ञापन जारी करने के बाद उनके कारावास की घोषणा की। सीबीआई अधिकारियों ने मौके पर ही वाईएस बस्कर रेड्डी का मोबाइल जब्त कर लिया। सीबीआई ने धारा 302, धारा 120P, धारा 201 लागू की। उन्होंने बस्कर रेड्डी को आज शाम तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां अंबेडकर जयंती महोत्सव के तहत ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंच से ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा कि ग्वालियर में अंबेडकर धाम बनाने के लिए सरकारी जमीन दें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरी पत्नी के पूर्वज सयाजीराव गायकवाड़ा महाराजा ने बाबा साहब को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। इस सम्मान के लिए बाबा साहब को 75 साल का इंतजार करना पड़ा। मेरे परिवार के अटल जी ने उन्हें भारत रत्न दिया। अगली खबर हैदराबाद से, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 17 से 19 अप्रैल से ये G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी व्यक्तिगत बैठक आयोजित करेगा। आपको बता दें कि सचिव अलकेश कुमार शर्मा और दूरसंचार सचिव के राजा रमन ने कहा कि उद्घाटन भाषण केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी की तरफ से दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि साइट इवेंट मुख्य रूप से डिजिटल कनेक्टिविटी पर केंद्रित होंगे और इसमें विषयगत क्षेत्रों पर 3 पैनल चर्चाएं शामिल होंगी। अगली खबर हरियाणा से, जहां यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यमुनानगर समेत अंबाला में पुलिस की रेड में भारी मात्रा में असलहे बरामद हुए। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस को 39 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि यमुनानगर में 15 जगहों पर छापेमारी की गई, तो वहीं अंबाला में पुलिस ने 2 स्थानों पर रेड मारी। इस रेड के दौरान पुलिस के हाथ भारी मात्रा में हथियार और 39 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। यही नहीं, इन लोगों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में मोबाइल भी मिले हैं और प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। पुलिस के हाथ भारी मात्रा में मोबाइल और सिम भी बरामद हुए हैं और पुलिस ने इनके पास से प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से खारघर के सेंट्रल पार्क में आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के दौरान भीषण गर्मी की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 120 लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों की मौत का कारण गर्मी बताया जा रहा है, लेकिन घटनास्थल पर बद इंतजामी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
क्योंकि लाखों लोग कई घंटे तक तेज धूप के नीचे खड़े रहे। कई लोगों ने डिहाइड्रेशन और बेहोशी की शिकायत की। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से भी लोग आए थे। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोग खड़े थे। बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी भीड़ के आगे जगह कम पड़ रही थी। सीधे धूप की जद में आकर 120 से ज्यादा लोग बीमार पड़े और वहीं 11 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्पताल में भर्ती बीमार लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। अगली खबर दिल्ली से, जहां देश की राजधानी दिल्ली सहित देश भर में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। गर्मी की तपिश ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। गर्म हवा और पसीने छुड़ाने वाले तापमान की वजह से लोगों ने दोपहर के समय घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, भारत मौसम विभाग ने गर्मी को देखते हुए दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण स्तर भी खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मौसम वैज्ञानिक और चिकित्सकों ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने का सुझाव दिया है। अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पूरे देश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गर्मी का कहर अभी से दिखने लगा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भीषण लू की स्थिति के मद्देनजर राज्य में अगले सप्ताह तक सभी शैक्षणिक संस्थान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बच्चे स्कूल से लौटने के बाद सिर दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं निजी शैक्षणिक संस्थानों से भी आग्रह करती हूँ कि वो भी इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थानों को बंद ही रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने का भी अनुरोध किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां रविवार को लद्दाख के कारगिल एयरपोर्ट में लैंड माइन ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले को लेकर एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीड़ितों की पहचान अली, नाकी, मुंतजिर, मेहदी और बाकिर के रूप में हुई है। ये तीनों लड़के बताने की पश्चिम के खर्चों के रहने वाले थे, जिन्हें इलाज के लिए खुरबा थांग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और वहीं इस मामले में लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने कहा कि इस घटना से बेहद दुखी हूँ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बच्चे की मौत हो गई है और 2 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि हम मृत बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपए और एक घायल बच्चे को 1 लाख रुपए देंगे। अगली खबर केरल से, जहां बीते 2 अप्रैल को केरल के कोझिकोड में एक ट्रेन में आगजनी की घटना सामने आई थी। ट्रेन आगजनी के इस मामले की जांच कर रही केरल पुलिस की एक स्पेशल टीम ने इसे आतंकी घटना घोषित कर दिया है। इसके बाद ही आरोपी शाहरुख सैफी के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख की पुलिस कस्टडी 2 दिन में समाप्त होने वाली है। केरल पुलिस के इस कदम के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले की जांच संभालेगी। अधिकारियों ने बताया कि शाहरुख के खिलाफ यूएपीए कानून के सेक्शन 16 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सैफी के खिलाफ अब तक आईपीसी की धारा 302 और रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही थी। आरोप है कि शाहरुख सैफी ने पेट्रोल छिड़कर ट्रेन में आग लगा दी थी। इस घटना में कारण कुछ लोग घबराकर ट्रेन से कूद गए थे। 3 पैसेंजर्स की इस वजह से मौत हो गई थी और वहीं 9 लोग इस घटना से झुलस गए थे। अगली खबर दिल्ली से, जहां टैगोर गार्डन में देर रात 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि इमारत गिरने के दौरान आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। जेसीबी मशीन की मदद से लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल नेशन एट 9 में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।